Hello everyone. Today we will discuss about the Pune Pact and Government of India Act 1935. Before it, we have discussed about the सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था. तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1931 में फर्स्ट और सेकंड हुई और उसके बाद में 1932 के अंदर थर्ड हुई. हमने इसके अंदर ये भी डिस्कस कर चुके थे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ और गांधी इरविन पैक्ट के बाद में जो गांधी जी थे वो कांग्रेस की साइड से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया. जब वो वहाँ से जब वहाँ पर बात नहीं मानी गई और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक्चुअली में जो वहाँ डिस्कशन चल रहा था वो साइमन रिपोर्ट के ऊपर चल रहा था और उसके बाद में इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के का ही नतीजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था. तो वहाँ पर देखा गया गांधी जी ने कि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसके बाद में सेकेंड राउंड टेबल में इंग्लैंड वो पार्टिसिपेट करने गए और उस टाइम के बिटवीन उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ किया था. तो वहाँ पर उनकी बात नहीं मानी गई और वो वापस से रिटर्न होकर वापस से उन्होंने 1932 से लेकर 34 तक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट किया. अब आता है सेकेंड राउंड टेबल के वापस रिटर्न होते ही यहाँ पर वॉइस रॉय चेंज हो जाते हैं. अब जो वॉइस रॉय होते हैं, जो इंडिया के नए वॉइस रॉय होते हैं वो होते हैं विलिंगडन. कौन होते हैं? विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन. ये यहाँ के नए वॉइस रॉय होते हैं और ये जो वॉइस रॉय होते हैं, जैसे गांधी जी ने यहाँ पर आकर रीस्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ये बहुत जो इरविन थे उनसे जस्ट अपोजिट होते हैं. ये यहाँ पर रिप्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं. यहाँ पर जो लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे उनको ये वापस से जेल में डाल देते हैं. टीयर बम छोड़ते हैं जिससे कि जो वो हो रहा था वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे वो डिसमिस हो जाएं, दूर दूर हो जाएं और इसके साथ वो ब्रूचुअली उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह करते हैं. तो ये सब होने के बाद में अब क्या होता है कि इसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लास्ट में 1934 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हो जाता है? एंड हो जाता है. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एंड होता है 1934 में. अब इसके बाद में क्या होता है बेटा? इसके बाद में होता है कि 1935 का एक्ट आता है, पर बिफोर इट पूना पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो बेटा, 3 राउंड टेबल में कंटिन्यूस राउंड टेबल फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले थे BR अम्बेडकर वो और साथ में ब्रिटिशर्स कम्युनल अवार्ड लेकर आते हैं. कम्युनल अवार्ड क्या था? उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म के अंदर इस जो सिविल डिसओबीडियंस नेशनलिज्म था इसके अंदर हिंदू लोग बहुत एक होकर पार्टिसिपेट करते हैं. उन्होंने मुस्लिम्स को पहले ही स्प्लिट कर दिया था. अब वो चाहते थे कि हिंदुओं के अंदर भी फूट डले, इसीलिए वो कम्युनल अवार्ड लेकर आए. कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि दलित्स को अलग से इलेक्टोरेट रिजर्वेशन देना. इसके अंदर दलित की सीट पर सिर्फ दलित ही वोट देंगे. तो ये जो था इससे गांधी जी बहुत नाराज हुए. गांधी जी ने कहा कि अगर ये ऐसा है कम्युनल अवार्ड आ जाता है तो यहाँ पर इंडिया में हिंदू बिटवीन द हिंदू और दलित जो होते हैं, जो अदर कास्ट है दलित हिंदू के बीच में ही फूट डल जाएगी. तो अब वो क्या करते हैं, इसको टोटली वो क्या करते हैं, अनशन पर आ जाते हैं. यानी जो गांधी जी हैं वो अनशन पर आ जाते हैं और गांधी जी के इस रवैये से BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होता है, एक पैक्ट होता है. यानी गांधी जी प्लस BR अम्बेडकर, क्योंकि उस टाइम पर इन्हीं को लीडर माना जाता था, कम्युनल लीडर. तो इन दोनों के बीच में पैक्ट होता है और इस पैक्ट को बोला जाता है
पूना पैक्ट, जो कि किसके लिए होता है, कम्युनल अवार्ड के लिए। कम्युनल अवार्ड के लिए बी आर अम्बेडकर तो रेडी थे, पर गांधी जी ने मना कर दिया। तो इस बात को बी आर अम्बेडकर भी समझ गए कि हाँ इससे फूट पड़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूना पैक्ट किया और उन्होंने कहा कि जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती तब तक हम एक रहेंगे हिंदुओं में, हमें कोई कम्युनल अवार्ड नहीं चाहिए। बट उन्होंने जो इलेक्टोरेट सीट्स थी जो दलित की, वो 71 से बढ़ाकर 142 कर दी, प्रोविजेंसीज लेजिस्लेटिव सीट्स। अब इन्होंने क्या किया, अब पूना पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट के अंदर ही उन्होंने जो प्रोविजेंशियल जो लेजिस्लेटिव था उसके अंदर दलित की 171 सीट से बढ़कर 142 सीट्स कर दिया। अब ये हो गया पूना पैक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कहते हैं, और ये जितने भी पार्लियामेंट से जितने भी इंडिया के लिए एक्ट आए थे उनमें सबसे बड़ा था। और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक हमने इसी को फॉलो किया, और साथ में इसमें बहुत सारी ऐसे अमेंडमेंट्स आए जिनको आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले जो फेडरलिज्म यानी फेडरेशन जो बना था इंडिया का, वो यहाँ पर ही बना था। फेडरेशन फॉर्म हुआ इंडिया का, वो यही हुआ, यानी इंडिया को जो यूनियन में फर्स्ट यूनियन, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट में जो डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, यानी सेंट्रल में और स्टेट में जो डिवाइड किया, वो यहाँ पर फेडरेशन किया, फेडरेशन का फॉर्मेशन आया। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ फेडरेशन यहाँ हुआ। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ यहाँ पर, यानी अब फेडरेशन हो गया, यानी पावर्स का डिवीज़न हो गया यूनियन में और स्टेट में, तो पावर्स का तो सब्जेक्ट्स भी डिवाइड होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स यानी पावर्स का डिवीज़न हुआ। और पावर्स का जो डिवीज़न हुआ वो किस तरीके से हुआ, वो 3 पार्ट्स में हुआ। फेडरल यानी यूनियन, और उसके बाद में प्रोविजेंसीज जिन्हें आज हम स्टेट्स कहते हैं, और इसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट जिन पर दोनों ही रूल बना सकती थी। इन तीनों पावर्स का इस तरीके से डिवीज़न हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स तो यूनियन के पास रखे गए, कुछ प्रोविजेंसीज को दिए गए, और कुछ कॉन्करेंट रखे गए जिन पर दोनों रूल बना सकती हैं। अगर दोनों रूल बनाती हैं तो जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वो इफ़ेक्टिव होगा और ऑटोमेटिकली प्रोविजेंसीज का कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों एक ही टॉपिक पर रूल बनाती हैं तो। इसके बाद में जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ, जो डायरची सिस्टम था जो 1919 में लेकर आए थे, यानी डायरची सिस्टम जो प्रोविजेंसीज लेजिस्लेटिव के अंदर था उसको टोटली अबॉलिश कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। जो वहाँ पर रिजर्व और कुछ ट्रांसफ़र पावर्स रखी गई थी वो डायरची सिस्टम वहाँ पर ख़त्म हुआ, यानी डायरची सिस्टम जो 1919 में लगाया था वो 1935 में अबॉलिश किया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद में बाइकैमरल, यानी आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरीके से स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, और विधानसभा के साथ साथ कुछ एक जो हमारे प्रोविजेंसीज हैं, हमारे जो स्टेट है आज भी, उनमें विधान परिषद भी होती है। तो जो बाइकैमरल हुआ था, बाइकैमरल जो प्रोविजेंसीज में लेकर आए थे वो यही लेकर आया था, यही एक्ट। इसके अंदर 6 प्रोविजेंसीज आउट ऑफ 11 के अंदर बाइकैमरल किया गया, यानी 2 हाउसेस का प्रोविजेंसीज में जो प्रपोजल लेकर आया वो यही एक्ट लेकर आया। इसके बाद में आता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यानी इस बार उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होगा, जो रिजर्व बैंक आज हम कहते हैं, वो उसकी फॉर्मेशन इसी के, और एक फेडरल कोर्ट होगा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फेडरल कोर्ट का भी स्टेबलाइजेशन इसी के अकॉर्डिंग हुआ, जो सुपीरियर माना गया, फेडरल कोर्ट बनाया गया। तो ये कुछ
प्रोविजेंसीज थे, ये कुछ प्रपोजल्स आए थे जो 1935 के एक्ट में आए थे, जो बहुत बार पूछे भी जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। फेडरेशन पहली बार आया, पावर्स का डिवीज़न हुआ सब्जेक्ट वाइज, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यूनियन, प्रोविजेंसीज और कॉन्करेंट लिस्ट में। बाइकैमरल किया गया प्रोविजेंसीज को 6 में से 11 प्रोविजेंसीज में से 6 को, और साथ में रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश किया गया और एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा जो डायरची सिस्टम 1919 के अंदर प्रोविजेंसीज के लिए जो प्रपोजल लेकर आए थे उसको अबॉलिश किया गया इस वाले एक्ट में। ये सारा 1935 का एक्ट था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।